हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अभिषेक वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। आज की हमारी दूसरी टॉपिक है और पहली टॉपिक हमारी थी स्वर पे। तो आज की हमारी दूसरी टॉपिक है और ये टॉपिक है व्यंजन पे। आज हम व्यंजन के बारे में पूरी जानकारी, जितना भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स व्यंजन से संबंधित होता होगा, उन सभी पे चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, व्यंजन के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्यंजन। तो चलिए जानते हैं व्यंजन कैसे कहते किसे हैं। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जी हाँ, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वह सभी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का, खा, गा। का को बोलने में आ की सहायता लेनी पड़ती है। का और छोटा आ को मिला के संपूर्ण का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार खा के भी निर्माण में आ का सहयोग होता है, फिर जाके खा पूरा कंप्लीट होता है। तो अगर देखा जाए तो का से लेकर ज्ञ तक के सभी व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में का से ज्ञ तक सभी वर्ण 33 सभी वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। आइए और जानकारी लेते हैं प्रयत्न के आधार पर। आइए आगे जानते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर आता है प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन के बारे में जानकारी लेते हैं। जिसके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग, जी हाँ, जिसके उच्चारण में मुख के दो भिन्न अंग, दोनों होंठ, नीचे का होंठ, ऊपर का होंठ, दांत, जी हाँ, ऊपर का दांत, जीभ और जीभ का नोक और दांत, मतलब ऊपर का दांत, नीचे का दांत और ऊपर का होंठ और नीचे का होंठ और जीभ का अगला भाग, जीभ का नोक आदि एक दूसरे से स्पर्श की स्थिति में हो। मतलब ये सभी एक दूसरे से, जिस वर्ण को बोलने में एक दूसरे से ये सभी चीज़ें स्पर्श की स्थिति में, मतलब सन्निकट हों, जो बोलते वक्त जब हवा निकले तो इन सभी चीज़ों को टच करते हुए निकले। ऊपर के दांत, नीचे के दांत को, ऊपर के होंठ, नीचे के होंठ को और जीभ के अगले भाग को, इन सभी चीज़ों को टच करते हुए जो ध्वनि निकलती है वही ध्वनियाँ स्पर्श ध्वनि, स्पर्श व्यंजन कहलाती हैं। और इनकी संख्या जो आपको देखने को मिलेगी, तो इनकी संख्या है 5। क, च, ट, त, प। वर्ग का जो प्रथम चरण होता है, मतलब ये प्रथम जो ध्वनियाँ हैं, यही सारी ध्वनियाँ स्पर्श के अंतर्गत आती हैं। अगर आप का उच्चारण करेंगे तो इसमें दांत का और दोनों होंठ का और जीभ का अगला भाग, इन सभी का सहयोग लेना पड़ेगा, तब जाके आप का बोल पाएंगे और तभी आप चा को बोल पाएंगे, तभी टा को बोल पाएंगे और तभी आप ता को और पा को भी बोल पाएंगे। जब दांत, होंठ और जीभ तीनों का उपयोग करते हुए हवा बाहर निकलेगी तब। आइए दूसरे नंबर की जो है व्यंजन उसकी बात करते हैं। तो दूसरे नंबर पे हमारा आता है संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन के बारे में जानकारी लेते हैं। जिनके उच्चारण में मुख के दो अवयव एक दूसरे के निकट आ जाते हैं और वायु निकलने का मार्ग संकरा हो जाता है, तो वायु संघर्ष करके निकलती है, उन्हें संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब दो अवयव की बात कर रहा है, तो दो अवयव मतलब ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। जिन ध्वनियों को बोलने में मुख के ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा सन्निकट, मतलब आपस में करीब हो जाते हैं, और फिर जब जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है तो वह ध्वनियाँ उस वक्त निकलते वक्त हवा जो निकलती है वो संघर्ष करते हुए ऊपर के जबड़े और नीचे के जबड़े में संघर्ष करते हुए निकलती है, इसलिए इसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। आइए इनकी संख्या जानते हैं और ये हैं कौन कौन। तो संघर्षी व्यंजन हैं ख, ग, ज, फ, सा, उ, सा, मतलब तीनों सा, ख, ज, ग, फ और छोटा उ। इन सभी को बोलने के लिए मुख का ऊपर का जबड़ा और मुख के नीचे का जबड़ा
आपस में सन्निकट हो जाता है, मतलब इनके बीच कम दूरी बनती है। और जब हम इन सभी वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनि निकलने के लिए जो वायु निकलती है बाहर मुख से, मुख के अंदर से, वो संघर्ष करते हुए निकलती है। इसीलिए इसको संघर्ष व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसको बोलने के लिए, इन वर्णों को बोलने के लिए वायु को, मतलब जो ध्वनि को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तो इसीलिए इनको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। इन वर्णों को, इनकी संख्या 8 है और ये 8 आपके सामने हैं। आइए तीसरे नंबर की बात करते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारा आता है स्पर्श संघर्षी। तीसरे नंबर पे हमारा आता है स्पर्श संघर्षी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हमने स्पर्श के बारे में भी बता दिया, संघर्षी के बारे में बता दिया। तो स्पर्श संघर्षी तो वैसी ध्वनियाँ जिनमें स्पर्श में, जो स्पर्श के बारे में, स्पर्श व्यंजन के बारे में हमने जो बताया था, जो प्रक्रिया होती है, और संघर्षी व्यंजन के बारे में जो प्रक्रिया होती है, इन सभी के मेल से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वह स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आती हैं। तो हमने स्पर्श में बताया था, स्पर्श व्यंजन में हमने बताया था कि स्पर्श में क्या होता है कि दांत का उपयोग होता है दोनों, और दोनों होंठ के उपयोग के साथ साथ जीभ के अगले भाग का भी प्रयोग होता है। और संघर्षी में हमने बताया था कि दोनों जबड़ों का प्रयोग होता है, इनके बीच से संघर्ष करती हुई ध्वनियाँ निकलती हैं। तो इन दोनों के मेल से, मतलब स्पर्श संघर्षी में आपको देखने को मिलेगा कि दोनों जबड़ों का प्रयोग, आपस में दोनों जबड़े सन्निकट होते हैं। स्पर्श संघर्षी की बात मैं कर रहा हूँ। स्पर्श संघर्षी में दोनों जबड़े, मुंह के निचला जबड़ा, मुंह का ऊपर वाला जबड़ा सन्निकट हो जाता है, और दांत, दोनों ऊपर के दांत, नीचे के दांत, दोनों होंठ और जीभ का अगला भाग, इन सभी का प्रयोग जब होता है और इस वक्त जो ध्वनियाँ निकलती हैं वह ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी ध्वनियाँ कहलाती हैं। इनकी संख्या 4 होती है और ये 4 हैं चा, छा, जा, झा। तो अगर देखिए हम कोई भी व्यंजन अगर हम लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लिखेंगे, तभी वह पूर्ण व्यंजन, तभी वह व्यंजन माना जाएगा। सही तरीके का व्यंजन, सही रूप का व्यंजन वही होगा जिस व्यंजन के का से लेके ज्ञा तक हम जितने भी वर्ण लिखे उन सभी के नीचे हलंत लगाएं। अगर हम हलंत नहीं लगाते तो वो उसमें स्वर भी सम्मिलित है। आप किसी भी वर्ण को तभी, मतलब बिना हलंत लगाए लिख सकते हैं जब उसमें स्वर सम्मिलित हो। तो छा में हमने नहीं लगा पाया है, ये गलती हो गई हमसे, मान लीजिए। तो जा में देखिए, झा में और फिर चा में, तो ये हलंत लगाना पड़ेगा आपको, तभी ये पूर्ण मतलब व्यंजन होंगे। और पूरा कंप्लीट व्यंजन के लिए इसमें जो है, जैसे अगर आप चा केवल लिखते हैं तो उसमें आ भी सम्मिलित होता है, और अगर आप हलंत लगा दिए तो वो पूर्ण व्यंजन है। चलिए चौथे नंबर की बात करते हैं। तो चौथे नंबर का व्यंजन हमारा है नासिक्य। आइए नासिक्य के बारे में जानते हैं। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में दांत, जी हाँ दांत, ओष्ठ, जीभ आदि के स्पर्श के साथ वायु नासिका मार्ग से बाहर आती है उसे नासिक्य व्यंजन कहते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण, जैसे वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते वक्त जो हवा होती है वो दांत, होंठ और जीभ को टच करने के बाद वायु जो है नाक से भी बाहर आती है, मतलब जीभ से, और जीभ, होंठ और दांतों को टच करते हुए हवा नाक से भी बाहर निकले, मतलब थोड़ी बहुत हवा नाक से भी बाहर निकले, वह नासिक्य के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 5 होती है और नासिक व्यंजनों की संख्या 5 होती है, और ये 5 व्यंजन नासिक हैं। ड, न, म, ज, ड़। तो आप देखिए, जैसे नहीं लग डा को उच्चारण कर ड, जैसे लग रही है नाक से भी हल्का फुल्का बोला जा रहा है, हवा नाक से भी आ रही है। न, तो जैसे नहीं लग रहा ना, मतलब नाक से भी थोड़ा बहुत बोला जा रहा है। म, मतलब मुंह के अंदर से भी निकल रही है और नाक से भी जैसे होते हुए कुछ ध्वनियाँ, हवा कुछ निकल रही है बाहर। तो नासिक में क्या होता है, दांत, होंठ, जीभ के साथ साथ नाक से भी हल्की फुल्की ध्वनियाँ बाहर निकलती हैं। इनकी संख्या 5 होती है और ये 5 हैं ड, न, म, ज, ड़, और यही पांचों नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आइए 5वें नंबर की बात करते हैं। तो 5वें नंबर पे हमारा आता है पार्श्विक व्यंजन। जी हाँ, पार्श्विक व्यंजन 5वें नंबर पे आता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के मध्य 2 अंगों के मिलने से वायु मार्ग अवरुद्ध होने के बाद होता है। कहने का मतलब ये हुआ, पार्श्विक व्यंजनों के उच्चारण में पार्श्विक व्यंजनों की संख्या 1 होती है, वो है ल,
तो ल को उच्चारण में क्या होता है कि मुख के मध्य दो अंग, मतलब मुख के मध्य दो अंग मतलब ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा के मिलने से, दोनों के आपस में मिलने से, जैसे ल देखिए तो क्या होता है, जीभ ऊपर का जबड़ा नीचे का जबड़ा दोनों मिल रहा है, वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। मतलब जब जीभ ऊपर चला जाता है तो वायु मार्ग अवरुद्ध हो जाता है के बाद जो वर्ण उच्चारित होता है तो ला उच्चारित, जैसे ला उच्चारित के देखिए लो तो क्या होता है, ला उच्चारित करने में क्या होता है, मतलब जैसे लगता है सब कुछ बंद हो रहा है। लो तो ला उच्चारित करने में जैसे लगता है जीभ ऊपर के तलवे में टच कर रहा है और सब कुछ बंद हो रहा है, मतलब वायु अवरुद्ध होती हुई दिखती है इसमें। यही कहलाता है पार्श्विक व्यंजन, और पार्श्विक व्यंजन केवल एक होता है जो कि है ला। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पार्श्विक व्यंजन कौन है और इसकी संख्या कितनी होती है। तो पार्श्विक व्यंजन केवल एक है और ये है ला, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और आइए कुछ 8 की बात करते हैं। नंबर 8 पे जो है वो है लुंठित। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, नंबर 6 पे आता है, जिनके उच्चारण में जीभ बेलन की भांति लपेट खाती है। जी हाँ, लुंठित। लुंठित का मतलब होता है जैसे जिसको बोलने में जीभ बेलन की तरह हो जाए, जैसे र तो रा बोलिए, देखिए र तो र क्या होता है, जीभ मतलब मुड़ रहा है, जैसे अंदर जीभ मुड़ रहा है और थोड़ा कंपन जैसा हो रहा है, कंपन जैसा फील हो रहा है अंदर, तो क्या होता है, रा को ही प्रकंपित भी कहते हैं। प्रकंपित भी रा को ही कहते हैं। और लुंठित व्यंजन जिसमें जीभ थोड़ा सा मतलब जैसे मुड़ता हुआ प्रतीत होता हो, तो इसीलिए इसको लुंठित व्यंजन कहते हैं। और लुंठित व्यंजन की संख्या 1 होती है और वो है रा। इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन मतलब 7वां टॉपिक हमारा है, 7वां नंबर का जो टॉपिक है वो है उच्छिप्त। 7वें नंबर का उच्छिप्त है। तो उच्छिप्त व्यंजन के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनके उच्चारण में जीभ की नोक, जीभ का अगला भाग, नोक जीभ का, जिसको आप बोल सकते हैं झटके से ताल को छूकर वापस आ जाता है। जी हाँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ का नोक अगला भाग झटके से मतलब एकाएक ऊपर टच करता है तालु को, इसके बाद फिर नीचे आ जाता है, उन्हें उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। एक बार मैं फिर कहना चाहूँगा, ये है ड और द। देखिए ड बोलेंगे तो जीभ तुरंत ऊपर टच करेगा तालु में और इसके बाद फिर नीचे चलाएगा तुरंत, और द को बोलेंगे तो फिर उसमें भी जीभ ऊपर टच करेगा फिर नीचे चलाएगा। तो उपक्षिप्त व्यंजनों को बोलने में जीभ एकाएक मतलब झटके से ऊपर टच करती है और फिर नीचे चली जाती है, तो ये कहलाते हैं उपक्षिप्त व्यंजन। और उपक्षिप्त व्यंजनों की संख्या होती है 2 और ये 2 हैं डा और दा। आइए 7वें नंबर के बारे में बात करते हैं। तो 7वें नंबर का हमारा है अर्धस्वर। अर्धस्वर 7वें नंबर का हमारा है अर्धस्वर, जिसको आप ये व्यंजन ही है लेकिन अर्धस्वर भी इसको आप बोल सकते हैं, मतलब आधा स्वर आधा व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण अवरोध के आधार पर स्वर व व्यंजन के बीच का हो, मतलब ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण अवरोध के साथ मतलब रुकावट के साथ स्वर और व्यंजन दोनों के बीच का हो, जो वो कहलाते हैं अर्धस्वर। ये होते हैं, इनकी संख्या होती है 2, य और व। ये अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी आप कह सकते हैं इनको। ये हैं ये या और वा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो या और वा दोनों व्यंजन हैं लेकिन इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं व्यंजन के बारे में। तो उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। तो आइए हम बात करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के जो भेद हैं, जो व्यंजनों के प्रकार हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे अपने इस टॉपिक में। तो हम आगे बढ़ते हैं और उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे आता है स्वर यंत्रमुखी। तो सबसे पहले नंबर 1 पे आता है स्वर यंत्रमुखी के आधार पर जो व्यंजन है वो कौन है, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर यंत्रमुखी से होता है, मतलब जो स्वर यंत्रमुखी का मतलब होता है गला, गले के नीचे मतलब गले के नीचे जहाँ से ध्वनि का प्रकंपित करके ध्वनि बनती है, तो वहाँ से जो उच्चारित होता है वही होता है स्वर यंत्रमुखी। जैसे ह, तो हा देखिए गले में जैसे नीचे से निकल रहा है, स मतलब छोटा सा भी ये भी नीचे से ही निकल रहा है, तो ये हैं स्वर यंत्रमुखी, आप इनको मान सकते हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है जिह्वा मूलीय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जिह्वा मूलीय कई बार पूछा भी गया है। तो जिह्वा मूलीय मतलब होता है जिह्वा का मूल, मतलब जिह्वा का मूल भाग, जिह्वा का निचला भाग, जिनका उच्चारण जीभ के मूल भाग से होता है। जी हाँ, जिनका उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ के निचले भाग से, जीभ के जहाँ से जीभ जुड़ता है वहाँ से होता है, वो कहलाते हैं जिह्वा मूलीय व्यंजन।
इनकी संख्या होती है 3। का, गा, खा। आप का उच्चारण करिए, देखिए का जैसे नहीं लग रहा एकदम नीचे से आ रहा पीछे से। तो जीभ के मूल भाग से आप कह सकते हैं, जीभ के शुरुआती भाग से जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वह जीवामूलीय ध्वनियाँ, जीवामूलीय व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 3 होती है और यह 3 हैं का, खा और गा। आगे बात करते हैं कंठ के बारे में, जानते हैं। कंठ मतलब काकल्य। जिन व्यंजनों के उच्चारण कंठ से होते हैं, जी हाँ, कंठ मतलब होता है गला, गले से होते हैं, कंठ से होते हैं। इनके उच्चारण में जीभ का पश्च भाग मतलब जीभ का पिछला भाग कोमल तालु को स्पर्श करते हुए, जी हाँ, तालु को स्पर्श करते हुए पीछे से जो ध्वनियाँ आती हैं वही कहलाती हैं कंठ। और कंठ में होता है का वर्ग, जी हाँ, का वर्ग पूरा, जैसे का, खा, गा, घा, अंग। तो पूरा का वर्ग कंठ कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और तालव्य के बारे में जानते हैं। तो तालव्य ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? जिनका उच्चारण जीभ की नोक या अग्रभाग के द्वारा कठोर तालु के स्पर्श से होता है। जिन ध्वनियों का उच्चारण जीभ की नोक मतलब जीभ के अगले भाग के साथ साथ तालु, जो ऊपर का कठोर तालु है, उसको संघर्ष मतलब स्पर्श करती हुई जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वही कहलाती हैं तालव्य ध्वनियाँ। और तालव्य ध्वनियों में आते हैं पूरा का वर्ग और या और बड़ा सा, जी हाँ, बड़ा सा और का वर्ग का पूरा क, च, ट, सॉरी का, खा, गा, घा, अंगा और य और सा, ये आते हैं तालव्य के अंतर्गत। और आगे बढ़ते हैं, मूर्धन्य के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मूर्धन्य किसे कहते हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, इस प्रक्रिया में जीभ मूर्धा का स्पर्श करती है, वह होते हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ। और इनकी संख्या है टा वर्ग, पूरा टा वर्ग मूर्धन्य के अंतर्गत आता है, मूर्धा। और स मूर्धा का मतलब होता है बीच का भाग, मतलब जैसे तालु के बीच का भाग, जीभ के बीच का भाग से जो उच्चारित होती ध्वनियाँ ये मूर्धा के अंतर्गत आती हैं। स और टा वर्ग पूरा ट, ठ, ड, ढ, ड़। तो आप देखिए ये बीच से उच्चारित हो रही हैं, ये मूर्धन्य के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है वत्स व्यंजन। वत्स व्यंजन की संख्या जो होती है वो होती है 3। और ये वत्स व्यंजन कहते किसे हैं? तो ये जानते हैं, जिन ध्वनियों का उद्भव जीभ के द्वारा वत्स या ऊपरी मसूड़ों के स्पर्श से हो, वह वत्स ध्वनियाँ वत्स व्यंजन कहलाती हैं। जैसे जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपरी मसूड़ा, जहाँ से दांत जुड़ा हुआ होता है, ऊपरा, देखिए ऊपर वाले दांत से जहाँ से जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ से जो टच करती हुई जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वही कहलाती हैं वत्स व्यंजन। इनकी संख्या 3 है। न, र, ल। देखिए न, र, ल, तो क्या होता है, जीभ इसमें जहाँ से दांत ऊपर वाला जुड़ा होता है वहाँ टच करता है, इसलिए वत्स व्यंजन ये वत्स कहलाती हैं। आइए आगे बात करते हैं दंत के बारे में। तो दंत से आपको पता ही होगा, जो दांतों को टच करता है जीभ, जिसमें जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत की सहायता पंक्ति का स्पर्श करती है, मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में, मतलब जिन व्यंजनों को उच्चारित करते वक्त आप दांत की सहायता लेते हैं, जीभ दांत को टच करती है, वह कहलाती हैं दंत व्यंजन। दंत व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है ता वर्ग पूरा और छोटा सा, जी हाँ, छोटा सा दंती सा कहलाता है, छोटा सा। और ता वर्ग त, थ, द, ध, तो ये हैं ता वर्ग पूरा दंत के अंतर्गत आता है। और छोटा सा आप ध्यान में रखिएगा, छोटा सा को दंती सा भी बोलते हैं, ये दंत के अंतर्गत आता है। और खट्टी सा मूर्धन्य के अंतर्गत आता है। आइए आगे बात करते हैं दंतोष्ठ के बारे में जानते हैं। दंतोष्ठ ध्वनियाँ, दंतोष्ठ व्यंजन, इन ध्वनियों के उच्चारण के समय जीभ दांतों को लगती है तथा होंठ की कुछ मुड़ते हैं, होंठ भी कुछ मुड़ते हैं। दंतोष्ठ में क्या होता है, दंतोष्ठ ध्वनियों को उच्चारित करते वक्त जीभ जो होता है वो दांत को लगता है, मतलब दांत में टच करता है, और होंठ को भी ये ध्वनियाँ स्पर्श करते हुए बाहर आती हैं। जैसे देखिए व में क्या है, व, तो व में जो है होंठ मतलब दांत का भी और होंठ का भी दोनों का प्रयोग होता है। और क्या होता है, होंठ कुछ मुड़ता हुआ प्रतीत होता है वा के उच्चारण में। और फा के उच्चारण में भी देखिए दांतों का सहारा लेना पड़ रहा है और होंठ कुछ मुड़ता हुआ प्रतीत होगा, जैसे व, फ, तो क्या होता है, दांत का और होंठों का भी उपयोग हो रहा है, मुड़ता हुआ कुछ होंठ प्रतीत हो रहा है इसमें।
आइए आगे बात करते हैं कोई 9 नंबर के टॉपिक पे। तो वो 9 नंबर का टॉपिक हमारा है ओष्ठ। तो ओष्ठ में क्या होता है, ओष्ठ व्यंजनों के उच्चारण में दोनों होंठ परस्पर स्पर्श करते हैं तथा जिह्वा निष्क्रिय रहती है। इसमें क्या होता है, होस्ट में दोनों होंठ केवल आपस में परस्पर टच करते हैं और जीभ जो होता है वो कोई क्रिया नहीं करती। ओष्ठ ध्वनियों को बोलने में जीभ की कोई क्रिया नहीं होती, इसमें केवल होंठों का प्रयोग होता है खास करके, और दोनों होंठ आपस में मिल के जिस ध्वनि का निर्माण करते हैं वही होता है ओष्ठ ध्वनि, ओष्ठ व्यंजन आप कह सकते हैं। और इसमें पूरा पा वर्ग आता है, ओष्ठ व्यंजन में पूरा पा वर्ग आता है। अब पा फा बा इनका उच्चारण आप करिए तो देखिए केवल होंठ का सहारा लेना पड़ रहा है आपको, और जो जीभ है वो पूरा निष्क्रिय है, इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर अगर हम बात करते हैं व्यंजनों की तो वो होते हैं नंबर 1 पे घोष। घोष के बारे में हम बात करते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में स्वर, जी हाँ, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय में स्वर तंत्रियाँ मतलब जहाँ से स्वर निकलता है एक दूसरे के निकट होती हैं, मतलब जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ जहाँ से ध्वनि निकलता है एक दूसरे के निकट मतलब सन्निकट होती हैं, और निश्वास वायु निकलने में उसमें कंपन हो, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियाँ घोष होती हैं। जी हाँ, प्रत्येक वर्ग, जैसे का वर्ग हुआ, चा वर्ग हुआ, टा वर्ग हुआ, ता वर्ग हुआ, पा वर्ग, मा वर्ग, तो को चो टो तो पो मो, तो ये सब जो वर्ग हैं इनकी जो इन ध्वनियों की अंतिम 3 ध्वनियाँ जो होती हैं, प्रत्येक वर्ग की अंतिम 3 ध्वनियाँ घोष कहलाती हैं। और इसमें जो है स्वर तंत्रियाँ जो होती हैं वह जो है एक दूसरे के निकट हो जाती हैं। तो आइए अघोष के बारे में बात करते हैं। तो अघोष किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, जिनको उच्चारित करने में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। सघोष में कंपन होता है और अघोष में कंपन नहीं होता। सघोष के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 ध्वनियाँ, प्रत्येक वर्ग का अंतिम 3 जो ध्वनियाँ होती हैं, हर वर्ग के अंतिम 3 ध्वनियाँ घोष कहलाती हैं। और हर वर्ग में 5 ध्वनियाँ होती हैं। तो आपको पता होगा जब अंतिम 3 ध्वनियाँ सघोष हो गई तो आगे की दो ध्वनियाँ बचती हैं वो होती हैं अघोष। तो अघोष की हम चर्चा पूरी करते हैं। जिनके उच्चारण समय स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 ध्वनियाँ अघोष होती हैं। जी हाँ, आप याद रखिए, सघोष में क्या होता है, हर वर्ग की लास्ट की 3 ध्वनियाँ सघोष होती हैं, और अघोष में प्रत्येक वर्ग जैसे का और खा क्या हो गया, अघोष हो गया। बाकी की जो 3 ध्वनियाँ बच रही हैं वो सघोष हो गई। आइए और आगे बात करते हैं। श्वास मतलब होता है प्राण, आप हिंदी में जान सकते हैं, श्वास को प्राण भी कहते हैं। प्राण की मात्रा के आधार पर हम बात करेंगे। तो प्राण की मात्रा पर सबसे पहले हम बात करेंगे अल्प प्राण के बारे में। तो अल्प प्राण के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जिनके उच्चारण में सीमित वायु निकलती है। जी हाँ, जिसके उच्चारण में सीमित मतलब होता है एक मानक जिसका एक मानक हो, मतलब एक निर्धारित रूप में जिसमें वायु निकलती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में एक निर्धारित रूप में वायु निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अल्प प्राण मतलब कम वायु, जिसमें कम वायु निकलती हो, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ऐसी ध्वनियाँ हवा रहित होती हैं। इन ध्वनियों में क्या होता है, हवा जो निकलती है मुख से वो कम मात्रा में निकलती है। और प्रत्येक वर्ग की पहली, तीसरी, 5वीं ध्वनियाँ अल्प प्राण होती हैं। अब आप देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का जो प्रत्येक वर्ग जैसे का हुआ, ख, क, च, ट, त, प, मतलब जितने वर्ग होते हैं सबका पहला वर्ण और तीसरा, दूसरे को छोड़ना है, पहला, तीसरा और 5वां, मतलब एक को छोड़कर पहला लिए, एक छोड़ दिए, तीसरा लिए, चौथा छोड़ दिए, 5वां लिए, 5 ही तो होता है। तो एक को छोड़कर मतलब पहला आप लीजिए, फिर तीसरा लीजिए, फिर 5वां लीजिए, ये सभी क्या कहलाती हैं, अल्प प्राण। अब आपको देखना है कि आपने एक को छोड़ा है तो छोड़ा किसको, आपने दूसरे को छोड़ा है, तीसरे को छोड़ा है और चौथे को छोड़ा है। तो आपने किसको छोड़ा है, दूसरे को छोड़ा है और चौथे को, आपने तीसरे को लिया है। देखिए, आपने पहले को लिया, तीसरे को लिया और 5वें के लिया। पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण कहलाते हैं। और
दूसरा और चौथा जिसको आपने छोड़ दिया वह महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आगे हम बात करेंगे। तो अल्प प्राण में आते हैं पहला वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। और महाप्राण की हम बात करते हैं तो जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत युक्त होती है, अपेक्षाकृत युक्त होती है प्रत्येक वर्ग, मतलब अपेक्षाकृत जो वायु होती है वह अधिक मात्रा में होती है। इसमें महाप्राण में वायु अधिक मात्रा में, मतलब वायु ज़्यादा निकलती है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पांचवी ध्वनि महाप्राण होती है। तो प्रत्येक वर्ग का यहाँ पांचवी नहीं है, यहाँ चौथा होगा। दूसरा और जो चौथा है अल्प प्राण में क्या था, पहला, तीसरा और पांचवा था। तो महाप्राण में होगा जो है दूसरा और चौथा, ये महाप्राण में आएंगे। संयुक्त व्यंजन की हम बात अगर करते हैं, जब दो अलग अलग व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, जब दो अलग अलग व्यंजन संयुक्त होने पर अपना रूप बदल लेते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मतलब दो व्यंजनों के मेल से अगर तीसरा व्यंजन कोई बन जाता है तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। तो आइए हम इसी सेशन में अपने जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। पहले नंबर पे आता है छा। तो छा किनके मेल से बना है, का, सा और आ। अब देखिए बहुत लोग यही गलती करते हैं, यहाँ आ को नहीं सम्मिलित करते हैं। अगर जब एडिशन करते हैं, जब जिनको जोड़ते हैं तो आ को हटा देते हैं और लोग क्या करते हैं, का को ले लेते हैं, सा को लेते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आपको हलंत कर देखना पड़ता है। अगर आप का को ले रहे हैं तो का के नीचे हलंत लगाइए, प्लस में सा अगर आप लिख रहे हैं तो सा के नीचे हलंत अगर आप लगा दिए तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। आपको सा के नीचे हलंत नहीं लगाना है। अगर आप सा के नीचे हलंत लगा रहे हैं तो आपको छोटा आ साथ में लिखना है। अगर आपको ऑप्शन में इस तरह से जल्दबाजी नहीं करना, अगर इस तरह से ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं कि का, सा और छोटा आ भी लिखा है और का और सा के नीचे हलंत लगा है, तो आपको यही वाला उत्तर सबसे पहले मारना है। इसके बाद अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता और ऑप्शन में आपको मिलता है का प्लस सा और सा के नीचे हलंत नहीं लगा है, तो आप इसको भी सही मांग सकते हैं, क्योंकि सा कोई भी व्यंजन पूर्ण नहीं लिखा जा सकता, उसको हलंत लगा के लिखा जा सकता। अगर आप उसको पूर्ण लिख रहे हैं, मैंने पहले ही बताया, तो उसमें आ सम्मिलित है। आइए दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर में त्रा। अब त्रा में भी वही चीज़ आपको ध्यान देना है कि ता हलंत और रा में भी हलंत और छोटा आ साथ में संयुक्त होगा। और तीसरे नंबर की बात करते हैं तो वो होता है ज्ञा। तो ज्ञा में होता है जा प्लस इया और दोनों में हलंत होगा और साथ में छोटा आ सम्मिलित होगा। और चौथे नंबर की बात करते हैं तो स्रा होता है और स्रा में सा और रा संयुक्त होगा और दोनों में हलंत लगेगा और साथ में छोटा आ भी जुड़ा हुआ होगा। या तो आप छोटा आ अगर ना लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, तो आप रा के नीचे लास्ट वाला जो स्वर व्यंजन होगा उसके नीचे आप हलंत नहीं लगाएंगे। समझ गए होंगे बात। चलिए आइए बात करते हैं इस सेशन में थोड़ा सा आगे और जानते हैं अयोगवाह ध्वनियों के बारे में। तो अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होते हैं। जी हाँ, जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह, मतलब जिन वर्णों का उच्चारण सेम व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होते हैं, परंतु इनके उच्चारण से पूर्व स्वर आता है, मतलब उसके पहले का स्वर आता है अंत स्वर व व्यंजनों के अंत स्वर, मतलब लास्ट का स्वर व व्यंजनों के अयोगवाह कहा जाता है। इन ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। फिर से जानकारी लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह, जिन वर्णों का उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से, मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह किया जाता है लेकिन स्वर की सहायता से होता है इनका उच्चारण, परंतु उनके उच्चारण से पूर्व स्वर, मतलब जो पहले स्वर होता है, पूर्व स्वर आता है, पहले स्वर आता है अंत स्वर व व्यंजन, अंत स्वर व व्यंजनों के, मतलब अंतिम जो वर्ण होगा स्वर व व्यंजनों के अयोगवाह कहा जाता है। उनको अयोगवाह कहा जाता है, मतलब अयोगवाह मतलब अंक आ, और ये इनकी संख्या होती है अंक और आ, ये दो अयोगवाह हैं। और अंक के बारे में बात करते हैं। आ चंद का अंक जिसपे बिंदी लगी है, तो इसमें अनुस्वार का बिंदु आ अक्षर का सहारा लिया हुआ है। तो अनुस्वार को आपको अगर प्रदर्शित करना है तो आप आ अक्षर का सहयोग लेके ही आप अनुस्वार को मतलब डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो अनुस्वार पे एक बिंदी होती है, इसे अनुस्वार कहते हैं। आइए हम
विसर्ग के बारे में बात करते हैं तो विसर्ग को भी डिनोट करने के लिए हमको छोटा आ का सहारा लेना पड़ता है और विसर्ग में 2 बिंदियाँ होती हैं। विसर्ग को दर्शाने के लिए आ का सहारा लेना पड़ता है। अनुस्वार के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इनका उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से निकलती है। जैसे रंग, देखिए पूरा वायु जो कहाँ से निकल रहा है, नाक से निकल रहा है। इसके बाद क्या आता है पंख, तो पंख में क्या आता है, जैसे देखिए पंख का उच्चारण आप करेंगे पंख, तो देखिए नाक से जैसे नहीं लग रहा नाक से वायु निकल रही है। तो जो ऊपर की एक बिंदी होती है ये होती है अनुस्वार, और इसको अगर आपको दर्शाना है तो इनको दर्शाने के लिए आ का सहारा आपको लेना पड़ेगा। और अनुनासिक की बात करते हैं तो अनुनासिक में आता है इनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों से मिलाकर निकलता है। अगर आप अनुनासिक का उच्चारण करते हैं, जैसे अनुनासिक शब्द का आप जब उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण करते वक्त आपको क्या होगा, मुख का सहारा लेना पड़ेगा। और नाक, नासिका मतलब मुख और नाक, मतलब जैसे इन ध्वनियों का जब उच्चारण करेंगे तो मुख और नाक दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे हंसना वो जैसे आप हंसना बोलिए, देखिए हंसने में क्या, हंसना बोलते वक्त क्या होगा कि मुख के साथ साथ नाक का भी जैसे आपको लग रहा है कि प्रयोग आपको करना पड़ रहा है। दोनों का कोरिलेशन मतलब दोनों मुख और नाक का कोरिलेट करके जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है वह ध्वनियाँ अनुनासिक के अंतर्गत आती हैं। जैसे हुआ हंसना, पाँच, देखिए 5 बोलिए तो 5 बोलने में क्या होता है, जैसे नहीं लगता है मुंह से तो ध्वनियाँ निकल भी रही हैं, साथ में मतलब नाक का भी उपयोग हो रहा है, मतलब जैसे नाक से भी कुछ ध्वनियाँ निकल रही हैं। जैसे देखिए उच्चारित करिए एक बार आप पाँच, तो 5 में जैसे मुख से भी ध्वनि निकल रही है और नाक से भी ध्वनियाँ निकल रही हैं। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है जो कि था व्यंजन पे। इसके पहले हमारा जो टॉपिक था वो था स्वर पे। तो हाँ, अगर जो लोग स्वर की टॉपिक पूरी तरीके से ना देखे हों, हमारी स्वर वाली वीडियो ना देखे हों, तो वो पीछे मेरे प्लेलिस्ट में जाएं और स्वर से संबंधित जितने भी इम्पॉर्टेंट स्वर से जुड़ी हुई जितनी बातें होती हैं मैंने सब को रखा है अपनी उस टॉपिक में, और पूरी जानकारी मैंने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। तो आप जाइए मेरी पिछली वीडियो में और वहाँ स्वर की पूरी जानकारी लीजिए। और इस टॉपिक में मैंने व्यंजन से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ रखी हैं, और आगे की टॉपिक हमारी जो होगी वो भी बहुत ही शानदार होगी। और हर एक टॉपिक में हम संपूर्ण जानकारी, मतलब एक टॉपिक हम लेंगे और उसमें जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसकी पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमारा आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। सभी को नमस्कार, बाय बाय, धन्यवाद।